डेट आज 31 जनवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एल्बिनिज्म। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ढोल के ऊपर। ढोल क्या एक स्पीसीज है, ये देखो एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी बोलते हैं इसे, कुत्ते की तरह दिखता है, जंगली कुत्ता बोलते हैं हिंदी में। तो इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, इस वजह से ये सामने आई। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, तो जानेंगे इसके बारे में एल्बिनिज्म क्या है। एल्बिनिज्म देखो तब होता है जब एनिमल की बॉडी मेलानिन नाम का एक हार्मोन या पिगमेंट है, ये उसकी बॉडी में पैदा नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, इसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है एल्बिनिज्म की। और मेलानिन क्या करता है, देखो ये ह्यूमन बॉडी में मिलता है ये हार्मोन या पिगमेंट, और एनिमल की बॉडी में भी। तो जब ये एनिमल जो पशु हैं उनकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता मेलानिन, तो जब ये एल्बिनिज्म की कंडीशन होती है। तो मेलानिन करता क्या है बॉडी में, इसकी वजह से देखो बॉडी का कलर निर्धारित होता है कि उसका स्किन कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, वाइट या पिंक। स्केल्स कैसे होंगे, आइज़ का कलर कैसा होगा उसके, या फिर हेयर बालों का कलर कैसा होगा उसका। तो एक जेनेटिक कंडीशन है जो अगर किसी एनिमल में होती है, दोनों पेरेंट्स में, फीमेल और मेल में, तो फिर ऑफ स्प्रिंग में भी हो जाती है, बच्चों में भी चली जाती है ये कंडीशन। तो उसका कलर कैसा होगा, अगर एल्बिनिज्म मान लो प्रेजेंट होगा किसी की बॉडी में, ये कंडीशन होगी एल्बिनिज्म की, तो उस एनिमल का कलर जो होगा वाइट या पिंक होगा। तो ये जो कंडीशन है मेलानिन जो कर होता है बॉडी में, ये मेलानोसाइट्स एक स्पेशलाइज सेल होती है एनिमल की बॉडी में, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे होता है ये मेलानिन। तो ढोल के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। ढोल को एशियाटिक वाइल्ड डॉग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एशियाटिक जंगली कुत्ता। ये इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलता है, वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, ईस्टर्न घाट में भी मिलता है, सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे भी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मिलता है, लगभग हर जगह मिलता है ये। और अधिकतर ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जो रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। अगर IUCN की रेड लिस्ट में देखें तो इसका स्टेटस एंडेंजर्ड आता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। IUCN हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 9 लिस्ट होती हैं इसकी, उसमें से एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये। हमारा एक एक्ट है जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, जंगली जानवरों, पशु पक्षी, प्लांट, ट्रीज, इन सब को प्रोटेक्ट करता है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। इसके शेड्यूल 2 में रखा गया है इसको। साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी कंजर्वेशन करती है नेचर का। इसकी 3 लिस्ट हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3, इसकी अपेंडिक्स 2 लिस्ट में है ये ढोल। अब जान लेते हैं कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये जो जंगल है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक की 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक है चामराजनगर, मांड्या और रामनगर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ये आता है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देखो इसके पास एक बनरघट्टा नेशनल पार्क है नॉर्थ साइड में, जैसे यहाँ कावेरी है इसके नॉर्थ साइड में है बनरघट्टा नेशनल पार्क, और साउथ साइड में है ये BRT टाइगर रिजर्व। BRT का मतलब है बिलीरंगनाथा स्वामी टाइगर रिजर्व। और ये माले महादेव हिल्स, माले महादेव की पहाड़ियाँ हैं इसके सदर्न साइड में, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दक्षिण में। तो उनके बीच में पड़ता है बनरघट्टा नेशनल पार्क और BRT टाइगर रिजर्व के बीच में पड़ता है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 नदियाँ होकर गुजरती हैं यहाँ से, एक कावेरी नदी जिसके नाम पे इसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, एक अर्कावती और एक सीमसा। फ्लोरा कौन कौन से मिलते हैं, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट और ट्री किस प्रकार के मिलते हैं यहाँ पे। देखो एवरग्रीन भी प्लांट पाए जाते हैं हमें। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, हिंदी में बोलते हैं सदाबहार वन। सेमी एवरग्रीन यानी कि अर्ध सदाबहार वन। मॉइस्ट डेसिडुअस का मतलब होता है पतझड़ी या पर्णपाती बोलते हैं हिंदी में इसको। और मॉइस्ट का मतलब नम पर्णपाती या नम पतझड़ी। ड्राई डेसिडुअस भी मिलता है यानी कि शुष्क पतझड़ी या शुष्क पर्णपाती। स्क्रब टाइप भी मिलते हैं, झाड़ियाँ भी मिलती हैं यहाँ पे, तो इतने फॉरेस्ट टाइप के मिलते हैं। और 16 फॉरेस्ट भी मिलते हैं, 16 फॉरेस्ट पहाड़ियों पे मिलता है ये, ग्रासलैंड और ट्री टाइप होता है ये। रिवेराइन सिस्टम भी है यहाँ पे और हार्डविक फॉरेस्ट भी है यहाँ पे। फोना की बात करें यानी कि जंगली जानवर, पशु पक्षी कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अधिकतर टाइगर पाए जाते हैं, एलिफेंट पाए जाते हैं, लियोपार्ड, बिशन और वाइल्ड डॉग। जंगली कुत्ता बिशन होता है, भैंसा जो बोलते हैं इंडियन भैंसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सोलिगा इकारिनाटा। सोलिगा इराकिनाटा एक वास्प की कैटेगरी है, प्रजाति है।
वाष्प क्या होता है, वाष्प ततैया होता है ना, ततैया देखा होगा आपने, ये देखो इस तरह का ततैया पीला पीला से जो होता है, ये ततैया की एक कैटेगरी मिली है, साइंटिस्ट ने खोजी है ये। सोलिगा नाम क्यों रखा है फिर इसका, सोलिगा इकारिनाटा। सोलिगा देखो जहाँ पे मिला है ना, कर्नाटक में मिला है ये। कर्नाटक में सोलिगा नाम की एक जाति है, कम्युनिटी है, समुदाय है, सोलिगा कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं, पाए जाते हैं। इस वजह से इस ततैया का नाम, वाष्प का नाम भी सोलिगा इकारिनाटा रखा है। ये साइंटिस्ट ने इसका नाम सोलिगा कम्युनिटी पे रखा है। और सोलिगा कम्युनिटी जो है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कर्नाटक में इंडिजिनस ट्राइब है, मतलब मूल निवासी हैं कर्नाटक के, यहाँ पे पाए जाते हैं। बिलीरंगा, ये बिलीगिरी रंगना हिल्स, जो बिलीगिरी रंगना की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और मेल या माले महादेश्वर की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक की चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये रहती है सोलिगा कम्युनिटी। ये मेनली अभी भी हंटिंग और शिफ्टिंग कल्चर पे डिपेंड है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है, जो खेती करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से कुछ पेड़ पौधे या जंगलों से यहाँ से प्लांट ट्री काटे और यहाँ पे खेती करने लगे, 4-5 साल बाद इसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो ख़त्म हो जाती है, फिर ये दूसरी जगह पेड़ काटते हैं, वहाँ पे खेत बनाते हैं, फिर वहाँ पे खेती करना शुरू कर देते हैं, यानी कि शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं इसे। हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं अभी भी जंगलों में। और ये फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जो टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रहती है इंडिया में अभी भी, यानी कि जो ये बिलीगिरी रंगनाथा टाइगर रिजर्व है उसके कोर एरिया में रहती है ये फॉरेस्ट में। जो बिलीगिरी रंगना हिल्स है ये देखो वेस्टर्न घाट के पास लोकेटेड है, और ईस्टर्न घाट भी, जैसे यहाँ पे देखो ये इंडिया है मान लो, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। तो ये ईस्टर्न घाट का जो ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये वाला पश्चिमी हिस्सा है ईस्टर्न घाट का, ये ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं ये वाली। तो इसका जो वेस्टर्न पश्चिमी वाला हिस्सा है यहाँ पे ये रहती है, मतलब यहाँ पे लोकेटेड है बिलीगिरी रंगना हिल्स। यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी है जो वो रिचेस्ट है, काफ़ी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और 2 रिवर फ्लो करती है यहाँ पे, कापिला और कावेरी रिवर। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम कोहेरेंस। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में देखो एक लेक्चर बना हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। वहाँ पे आप क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्यूबिट क्या होता है जिस पे क्वांटम टेक्नोलॉजी काम करती है पूरा डिटेल में देख सकते हो। हम यहाँ पे जो रिसेंटली अभी न्यूज में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखो अभी रिसर्च की क्वांटम कोहेरेंस के बारे में। तो क्वांटम कोहेरेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये ब्रेक थ्रू का मतलब होता है, ब्रेक थ्रू का मतलब रिसर्च, डिस्कवरी, खोज की है। देखो इसमें पाया गया कि कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो एक वेव की फॉर्म में होता है। ये देखो वेव की फॉर्म में, ऐसे लहर की फॉर्म में होता है, वेव की फॉर्म में। तो वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर में अगर मान लो ये सेपरेट हो जाए, 2 टुकड़ों में टूट जाए, तो 2 वेव जनरेट करता है, 2 वेव। लेकिन 2 वेव वो क्या है ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं और सुपर इम्पोज हो जाती हैं और एक सिंगल स्टेट की फॉर्म बन जाती है, सिंगल स्टेट की। तो ये जब सुपर इम्पोज हो जाती है तो यही क्या बोलते हैं, कोहेरेंस हो गया। कोहेरेंस का मतलब हिंदी में होता है सामंजस्य। तो यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये सामंजस्य हो गई, सुपर इम्पोज हो गई। तो यही है क्वांटम कोहेरेंस, यानी कि 2 वेव एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, कोहेरेंस कर जाती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं और सिंगल स्टेट की फॉर्म बना लेती हैं। और जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो भी किस पे काम करता है, ये क्वांटम कोहेरेंस और क्यूबिट पे काम करता है। और क्यूबिट क्या होती है, क्यूबिट देखो जनरली क्या होता है, जो आप डिजिटल फॉर्म में कोई भी, चाहे डिजिटल वॉच है, घड़ी है, या कैलकुलेटर है, या कंप्यूटर है, वो सब डिजिटल फॉर्म में जब काम करते हैं वो 0 या 1 की फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, या कोई भी उनका डेटा शो होता है 0 या 1 की फॉर्म में। तो या तो एक टाइम में वो 0 शो करते हैं या 1 शो करते हैं। लेकिन ये जो क्यूबिट है ना वो 0 भी ट्रांसफ़र कर सकता है, 1 भी ट्रांसफ़र कर सकता है, और या 0 और 1 एक साथ सुपर इम्पोज करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो सुपर इम्पोजिशन पे भी काम कर सकता है क्यूबिट। और क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो भी क्यूबिट पे काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, पूरा उस लेक्चर में दिया हुआ है, आप साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो।
तो क्वांटम एक इंटेंगलमेंट एक टर्म और है, ये क्या होती है? देखो एक इंटेंगल्ड पेयर होता है, एक जोड़ा है कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट का, उसका एक पार्टिकल है जो वो दूसरे पार्टिकल पे डिपेंड करता है। मान लो ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये पेयर है, जोड़ा है, तो ये इस पार्टिकल पे डिपेंड करता है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि ये कितनी दूर है इससे और कहाँ इन दोनों के बीच में कौन सा पार्टिकल है, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे कोहेरेंस है, कोहेरेंस में देखो सुपर इम्पोज कर जाती है एक वेव दूसरी वेव के ऊपर, लेकिन क्वांटम एंटेंगल भी इसी तरह का रोल प्ले करता है कि ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है, चाहे कितनी भी दूरी हो इनके बीच में, चाहे कोई दूसरा भले ही पार्टिकल क्यों ना हो। और जो सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स का जो प्रिंसिपल है, ये क्या है, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि एक वेव दूसरी वेव के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है। क्यूबिट क्या है? क्यूबिट को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्यूबिट को क्वांटम बिट भी बोलते हैं। क्यूबिट जो क्लासिकल बाइनरी सिस्टम है, देखो डिजिटल जो सिस्टम है सब बाइनरी फॉर्म में काम करते हैं, 0 या 1 की फॉर्म में, लेकिन क्यूबिट 0 पे भी 1 में भी या 0 1 दोनों को एक साथ डेटा भेज के भी काम कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट पे ही काम करता है, जो फास्टेस्ट मतलब इस जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उससे फास्ट होता है, और क्वांटम कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट भी होता है क्योंकि क्यूबिट पे काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पाइडर स्टार सिस्टम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नासा के साइंटिस्ट हैं, नासा एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस के बारे में रिसर्च करती रहती है, खोज करती रहती है। तो नासा के कुछ साइंटिस्ट ने ये स्पाइडर स्टार सिस्टम अभी डिटेक्ट किया, खोजा है, तो इसलिए ये न्यूज में आया। देखो इसी तरह का एक स्टार सिस्टम है, जैसे सन है हमारा स्टार, सूरज, इसी तरह से एक स्पाइडर स्टार सिस्टम है। लेकिन ये क्या है, कैसे अलग है? ये स्पाइडर स्टार सिस्टम जानने से पहले आपको कुछ टर्म जाननी होंगी, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। तो हम ये टर्म जानते हैं, जैसे बाइनरी स्टार सिस्टम, पल्सर है, न्यूट्रॉन स्टार, ये सब क्या होते हैं। देखो आपको ना एक लेक्चर बना हुआ है साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ब्लैक होल के बारे में। वो ब्लैक होल का लेक्चर आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें इस तरह की टर्म डिस्कस की गई हैं। यूपीएससी ने, आप पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन पेपर प्रीलिम का उठा के देखोगे तो आपको कम से कम 4-5 बार उनमें से क्वेश्चन पूछा गया, 4-5 बार। तो वो लेक्चर आप जरूर देखना ब्लैक होल के बारे में, उसमें आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आएगा, ब्लैक होल क्या है, कैसे बनता है, क्या है स्टार, ये सब कुछ समझ में आएगा। बहुत सारी टर्म है इससे रिलेटेड। तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम भी कुछ इससे ही रिलेटेड है। बाइनरी स्टार सिस्टम क्या है? देखो दो स्टार हैं, दो तारे हैं, कोई दो स्टार हैं, जैसे सन एक स्टार है, तो दो स्टार हैं, वो ऑर्बिट कर रहे हैं किसी मास के अराउंड। जैसे ये स्टार है, ये कोई मास है, ऑब्जेक्ट है स्पेस में, इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं। लेकिन दो स्टार हैं एक साथ जो घूम रहे हैं, दो स्टार घूम रहे हैं एक साथ, तो दो स्टार एक साथ घूम रहे हैं, तो इसी को बोल दिया बाइनरी स्टार सिस्टम। और ये दोनों स्टार, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है स्पेस में, आसमान में, और ये दो स्टार हैं, ये इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसके चारों ओर घूम भी रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, और दोनों आपस में ग्रेविटेशनल पुल से या ग्रेविटेशनल फोर्स से बाउंड है, यानी कि एक दूसरे से जितना दूर हैं उतना ही दूर रहते हैं, ये ना ज़्यादा दूर जाते हैं ना कम नज़दीक आते हैं। तो इसी को बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, यानी कि दो स्टार एक मास के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से बाउंड हैं। तो पल्सर क्या होता है? पल्सर देखो एक न्यूट्रॉन स्टार ही है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ये समझ लो एक न्यूट्रॉन स्टार है जिसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, यानी कि रैपिडली स्पिन कर रहा है, यानी कि अपने अक्ष पे घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है स्टार, रैपिडली स्पिन कर रहा है न्यूट्रॉन स्टार, और इसकी जो डेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई है, एक्सट्रीमली डेंस स्टार है, उसी को बोलते हैं पल्सर। यानी कि पल्सर क्या है? एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत तेजी से घूम रहा है, रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, एक्सट्रीमली डेंस स्टार, और इसका जो डायमीटर है वो 20 किलोमीटर या उससे कम है। जैसे ये न्यूट्रॉन स्टार है, इसका जो व्यास है, डायमीटर है,
ये 20 किलोमीटर या उससे भी कम है। तो 3 कंडीशन है पल्सर होने की। एक तो न्यूट्रॉन स्टार है, बहुत तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन स्टार है और बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, और उसका जो डायमीटर है 20 किलोमीटर या उससे कम है। तो ये न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार होता है, देखो जैसे सन है हमारा, सूरज जिसे आप रोज देखते हो आसमान में, जब इसकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मान लो करोड़ों अरबों साल बाद, ये स्टार की एज बढ़ती जाएगी और ये ना दूसरे स्टार में कन्वर्ट होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसका टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उस एक्सप्लोजन को बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा, ये देखो ये सारी कंडीशन ना स्टार की एज की, कब कब फॉर्म बदलता है, ये सब ये आपको ब्लैक होल के लेक्चर में मिल जाएंगी, वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। तो ये सन स्टार है, बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उस एक्सप्लोजन को बोलेंगे सुपरनोवा। सुपरनोवा जब एक्सप्लोजन होगा तो तब बहुत ज़्यादा स्टार बनेंगे इससे, जैसे ही टूट जाएगा स्टार, कुछ ब्लैक होल बनेगा, कहीं पे स्टार बनेंगे। तो जो बड़ा एक स्टार होगा, जाइंट स्टार, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसी को बोलेंगे न्यूट्रॉन स्टार। यानी कि इस जाइंट स्टार से बहुत बड़ा स्टार है जो इसके कुछ अवशेष बचेंगे एक्सप्लोजन होने के बाद, सुपरनोवा होने के बाद, और इस अवशेष जो बचे हैं छोटे छोटे, उनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, अल्ट्रा डेंसिटी है उनकी, अल्ट्रा डेंस स्टार हैं ये, और ये एक बॉल के साइज में है, बॉल के साइज में है, उन्हीं को बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार। अब समझते हैं स्पाइडर स्टार सिस्टम को। तो स्पाइडर स्टार सिस्टम क्या होता है? देखो एक बाइनरी स्टार सिस्टम ही होता है, और बाइनरी स्टार सिस्टम ऊपर समझ चुके हैं क्या होता है। ये दो स्टार आपस में बाउंड है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और एक मास के चारों ओर घूम रहे हैं, वही बाइनरी स्टार है। तो ये स्पाइडर स्टार सिस्टम भी एक बाइनरी स्टार सिस्टम, यानी कि दो स्टार घूम रहे हैं एक मास के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन इनकी डेंसिटी क्या है? सुपर डेंस स्टार है, डेंसिटी हाई है, और स्पिन करते हैं क्विकली, बहुत ज़्यादा तेजी से घूम रहे हैं अपने अक्ष पे ही। लेकिन इनमें से एक स्टार दूसरे स्टार को ना खा जाता है, ईट्स अनदर स्टार, यानी कि एक स्टार है दूसरे स्टार को अपने अंदर समा लेता है, और ये सुपर डेंस ऑब्जेक्ट है जो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगता है। यानी कि जो इसका नाम रखा गया है स्पाइडर स्टार सिस्टम, क्योंकि स्पाइडर का मतलब क्या होता है? मकड़ी। मकड़ी क्या है? जो फीमेल मकड़ी होती है ना, फीमेल मकड़ी और मेल मकड़ी, हिंदी में बोलते हैं स्पाइडर को मकड़ी। तो जो फीमेल स्पाइडर है वो मेल स्पाइडर को ना खा जाती है। कब? जब ये आपस में दोनों संभोग करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, तो फीमेल स्पाइडर है वो कॉपुलेशन के बाद, संभोग के बाद मेल स्पाइडर को खा जाती है, मार देती है। तो इसी वजह से इस स्टार का नाम रखा है स्पाइडर स्टार सिस्टम, क्योंकि इसमें से एक स्टार दूसरे स्टार को खत्म कर रहा है, खा जा रहा है, अपने अंदर समा जा रहा है, इसलिए इसका नाम रखा है। तो जब ये अपने अंदर ले लेता है तो एक स्टार, मान लो ये दो स्टार थे, अब एक स्टार ने दूसरे स्टार को ले लिया अपने अंदर, ये आ गया इसके पास, तो इसका जो आउटर सरफेस बना है इनिशियली, इसको ये तोड़ता जाएगा इनिशियल फेज में, और लेटर फेज में भी इसको तोड़ता जाएगा, अलग हटता जाएगा। तो फिर एक स्टार बच जाएगा, एक पल्सर टाइप का स्टार बच जाएगा इससे, यानी कि अपने कंपेनियन जो साथी था, कंपेनियन स्टार था, ये कंपेनियन स्टार इसको लिया अपने अंदर, फिर इसको इनिशियल और लेटर फेज में छोड़ता भी जाएगा, इसे अलग करता जाएगा। तो ये स्पाइडर स्टार सिस्टम, ये दो तरह के होते हैं, ब्लैक विडोज और रेड बैक नाम दिया इनका साइंटिस्ट ने। बाइनरी पल्सर सिस्टम है ये भी, ब्लैक विडोज, जिसमें क्या है, जो कंपेनियन स्टार का मास होता है वो 5% से भी कम होता है पल्सर के। पल्सर हम जान चुके हैं एक न्यूट्रॉन स्टार है, और इसके 5% से भी कम अगर उसका मास होगा, यानी कि भार होगा उसका, तो उसे बोलेंगे ब्लैक विडो। और रेड विडो तब बोलेंगे जब उसका मास 10 या 50% से ज़्यादा होगा, पल्सर के 50% से ज़्यादा होगा, 10 to 15% से ज़्यादा होगा, उसे बोलेंगे रेड बैक। नेक्स्ट टॉपिक है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सर्वे देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कराती है, जैसा इसके नाम में हायर एजुकेशन, यानी कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट है उनकी सर्वे कराती है। उसमें देखती है कि एजुकेशन का लेवल घटा है या बढ़ा है, या कितनी बच्चे बढ़े हैं, कितना इनरोलमेंट बढ़ा है, कितने कॉलेज बढ़े हैं, उनकी सर्वे की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे 2011 से कर रही है। इसमें देखो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कवर होते हैं जो हमारी इंडियन टेरिटरी में है, जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं,
ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यही है, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि हायर लर्निंग कितनी बढ़िया है, कितने इंस्टीट्यूट हैं, उनका सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, और सर्वे की जाती है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है, टीचर का डेटा इसमें लिया जाता है, स्टूडेंट का इनरोलमेंट, कितने बच्चे ज़्यादा एडमिशन लिए हैं हायर इंस्टीट्यूशन में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन ली जाती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं। इसकी हाईलाइट देख लेते हैं। देखो ये 2020 से 2021 का डेटा रिलीज किया है, ये 2020-21 की जो सर्वे है ये, इसमें देखो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनका डेटा पहली बार ऑनलाइन तरीके से लिया गया है, पहली बार ऑनलाइन तरीके से लिया गया और एक पोर्टल तैयार किया जिसका नाम है डेटा कैप्चर फॉर्मेट। इस पोर्टल पे लिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसने मिलकर लिया है, किसके साथ, किसके जरिए लिया है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के जरिए डेटा कलेक्ट किया है। और ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर क्या है, ये देखो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट है, 1976 में बनाया गया था इस डिपार्टमेंट को, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इसके जरिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इस पोर्टल पे डेटा कैप्चर फॉर्मेट पे ये ऑनलाइन डेटा तैयार किया है इस सर्वे का। तो इस सर्वे में क्या क्या पाया वो देख लेते हैं। इसमें पाया कि जो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी हैं या यूनिवर्सिटी की तरह इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर हैं, वो कितने हैं टोटल अभी हमारे इंडिया में, 1113, 1113। और कॉलेज कितने हैं, 43,796, 43,796। और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन कितने हैं, वो 11,296। ये स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन कैसे होते हैं, देखो ये इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं, देखो यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी आपको पता क्या है, जैसे बोर्ड जानते हो आप, स्कूल में बोर्ड होता है, आपके स्कूल है, स्कूल के एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम जो होते हैं जैसे 10th 12th का बोर्ड होता है, तो उसके जो पेपर हैं वो चेक होने बोर्ड में जाते हैं, बोर्ड में जाते हैं और बोर्ड चेक करके देता है, फिर रिजल्ट पास करता है, और कोई रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन वो बोर्ड बनाता है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए होती है, यूनिवर्सिटी यानी कि उनके पेपर यूनिवर्सिटी में जाते हैं चेक होने के लिए, यूनिवर्सिटी रूल्स रेगुलेशन बनाती है कॉलेज के लिए। तो ये तो हो गए कॉलेज जो किससे एफिलिएटेड है, यूनिवर्सिटी से। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन कॉलेज ऐसे होते हैं जो स्टैंड अलोन, यानी कि ना वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, यानी कि उनके रूल्स रेगुलेशन यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज में चलेंगे नहीं, वो खुद अपने रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और वहीं पे जो पेपर होते हैं उसी यूनिवर्सिटी में, उसी मतलब उसी इंस्टीट्यूशन में चेक होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है। नेक्स्ट इसमें ये देखा गया कि जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी हैं वो इंक्रीज हुई हैं, 2019-20 में जितनी थी यूनिवर्सिटी उससे 70 यूनिवर्सिटी इंक्रीज हो गई हैं। अब कितने टोटल, 1113, हमने ऊपर डिस्कस किया है, 1113 यूनिवर्सिटी हैं। और कॉलेज भी इंक्रीज हुए हैं, 1453 कॉलेज ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले एक साल में, 2019-20 से 2021 तक का डेटा है। और एनरोलमेंट देखें, यानी कि कॉलेज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो भी 4.14 करोड़ इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि 2019-20 से देखें तो 7.5% इंक्रीज हुए हैं, और 2014-15 से देखें तो 21% इंक्रीज हो गए हैं। आपको देखो इतना याद रखना है कि इंक्रीज हुए हैं, यूनिवर्सिटी भी, कॉलेज भी, स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी भी, जो कॉलेज में स्टूडेंट है उनका इनरोलमेंट भी, और फीमेल स्टूडेंट है उनका इनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ, 13 लाख ज़्यादा लड़कियां हायर इंस्टीट्यूशन में इनरोल कराया है, यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है वो भी इम्प्रूव हुआ है। डिस्टेंस एजुकेशन में भी जो इनरोलमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स है उसमें भी देखो ये 1 से स्कोर था, इंक्रीज हो गया 1.05, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी और टीचर ये भी इंक्रीज हुए हैं 2019-20 के मुकाबले। तो ये याद रखना है कि सारा इंक्रीज हुआ है, कुछ घटा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सुमंग लीला, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सुमंग लीला देखो एक फेस्टिवल है, त्योहार है, इसमें एक थिएटर किया जाता है, कहाँ पे होता है, ये मणिपुर में। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि ये फेस्टिवल है, दूसरा याद रखनी है कि इसमें थिएटर किया जाता है। थिएटर का मतलब एक स्टेज बनी होगी, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जैसे रामलीला वगैरह परफॉर्म करते हैं, महाभारत की दिखाते हैं, एपिक वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे ही ट्रेडिशनल फॉर्म है, ये रीति रिवाज दिखाए जाते हैं मणिपुर के। सुमंग लीला तो मणिपुर का है। यहाँ पे मेन बात क्या है कि जो महिलाओं का रोल है थिएटर में वो मैन प्ले करते हैं, यानी कि महिलाओं का रोल पुरुष प्ले करते हैं, उसको बोलते हैं नुपी साबीज। जो पुरुष महिलाओं का रोल प्ले करते हैं उसे बोलते हैं नुपी साबीज। और जो महिलाओं का रोल मैन प्ले करते हैं, लेकिन मैन का रोल महिलाएं प्ले करती हैं थिएटर में,
तो सुमंग का मतलब क्या होता है, मणिपुर में सुमंग का मतलब होता है ओपन कोर्टयार्ड, और लीला का मतलब प्ले यानी कि खेल। तो ये क्या होगा, प्ले ऑफ ओपन कोर्टयार्ड। तो खेल, गेम, थिएटर दिखाया जाता है, थिएटर में दिखाया जाता है इनकी कल्चर, टॉलरेंस, ब्रदरहुड, कॉन्फिडेंस, ह्यूमनिज्म, डिवोशन, ट्रुथ, जस्टिस, ये सब परफॉर्म किए जाते हैं। और मास एजुकेशन की तरह काम करता है ये थिएटर, यानी कि लोगों को शिक्षा दी जाती है टॉलरेंस के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में, और यहाँ पे मॉरल वैल्यूज के बारे में, यूनिटी, इंटीग्रिटी के बारे में फोकस किया जाता है इस थिएटर पे। तो यही टॉपिक थे आज के।